Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, पहले से ऐलान शुदा प्रोग्राम के मुताबिक आज हमारा मौजू है सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डज रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी मीन। रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने की खातिर वोट डालते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव्स बाद में पॉलिसी इनिशिएटिव्स पे अपना वोट डालते हैं। यह तरीका जो है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्ट पॉलिसी इनिशिएटिव्स पर वोट डालते हैं। इस रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी की सबसे पुरानी मिसाल जो हमें मिलती है वह रोमन रिपब्लिक की मिसाल, जहाँ पे रिप्रेजेंटेशनल गवर्नमेंट मौजूद थी। इस रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी में सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ पर जो TLM लगा हुआ है, इमेज जो लगी हुई है, आप इसकी जानिब गौर से तवज्जो रखिएगा। सबसे पहले जो निचला सतह है, वी द गवर्नड, निचले सतह पे लोग हैं। इससे ऊपर वाले सतह पर लोकल गवर्नमेंट है जिसको हम पंचायत राज कहते हैं। फिर उसके आगे जाकर आप देखिए तो स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर उसके आगे फेडरल गवर्नमेंट आती है और उसके ऊपर जो आती है दैट इज रूलिंग पार्टी। इन्हीं मुंतखब शुदा नुमाइंदगान में से जिस पार्टी को अक्सरियत हासिल होगी वो गवर्नमेंट बनाती है और वो रूल कर लेती है, दैट इज रूलिंग पार्टी। और रूलिंग पार्टी जो होती है वो अपना एक लीडर चुन लेते हैं जो कि होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, दैट इज लीडर। ऊपर वो लीडर आता है। ठीक है, इस इमेज के जरिए से आपको ये पूरा सिस्टम समझ में इंशाल्लाह आएगा। तो ठीक है, वाई डू वी नीड इलेक्शंस? इलेक्शंस की क्या जरूरत हमें है? सबसे पहले हम देखते हैं ये एक प्रोसेस है इलेक्शन का। इलेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें लोग मुंतखब कर लेते हैं अफराद को जो कि पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर लेते हैं, फिर काम चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, निज़ाम चलाते हैं गवर्नमेंट का। ठीक है, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस लोगों को एक मौका प्रोवाइड करते हैं, एक बेस फराहम कर लेते हैं। किसकी खातिर? कि ताकि वो अपने नुमाइंदे चुन लें और ये फैसला करें कि कौन उन पे हुकूमत करेगा, गवर्नमेंट कौन चलाएगा। और हकीकी मानों में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल प्रोसेस की जो पार्टिसिपेशन होती है और लोगों की जो वो मोबिलाइजेशन जो होती है, दैट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो बेसिक स्टून हम जिसे कहते हैं, बुनियादी स्टून, दैट्स इलेक्शन। इलेक्शन के जरिए लोग मोबिलाइज होते हैं, लोगों में सियासी शऊर पैदा हो जाता है, लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट बनाने में करते हैं। यही इलेक्शन लोगों को इस काबिल बना देते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं। दे टेक एक्टिव पार्ट इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इलेक्शन प्रोसेस में अक्सर बेशतर कैंडिडेट्स लोगों को डिफरेंट तरीके से अपनी जानिब रागिब करना चाहते हैं, अपने बाहों में डालना चाहते हैं कि कैसे कैंडिडेट्स इलेक्शंस में लोगों को अपनी जानिब रागिब करते हैं।
الیکشن کا جو سیزن ہوتا ہے کینڈیڈیٹس پرومسز کرتے ہیں. مان لیجئے لوگ بالکل مچھلیوں کی طرف ہوتے ہیں اور ان پہ اپنا جال کینڈیڈیٹس پھینکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ انہیں کے باہوں میں پڑیں اور وہ کسی بھی طریقے سے الیکشن کو جیتے. Now, what are the different methods of elections? اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں الیکٹورل سسٹم. جس میتھڈ پر ہم سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے دیٹ از FPTP, فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ. پہلے اسے سنگل ممبر پلورلٹی ووٹنگ بھی کہا جاتا تھا. ٹیریٹوریل سسٹم بھی اسے کہا جاتا ہے, پلورلٹی سسٹم بھی اسے کہا جاتا ہے, سمپل میجارٹی ووٹنگ بھی اسے کہا جاتا ہے. اور اس سسٹم کے لحاظ سے ایک بات آپ یاد رکھیے گا, دیٹ از ونر ٹیکس آل. اس کا مطلب ہے جو جیتے گا سب کچھ اسی کا ہوتا ہے, آفسز وہی ہولڈ کر لیتے ہیں, کام کار نظم و نسق سب کچھ وہی چلاتے ہیں, وہ مالک بن جاتے ہیں. FPTP سسٹم آف ریپرزنٹیشن, جس میں وہ کینڈیڈیٹ جیتتا ہے جس کو سب سے زیادہ ووٹ حاصل ہوتے ہیں. میجارٹی اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ ووٹوں کی اس سے ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم مان لیں گے کسی سیگمنٹ میں 100 ووٹس ہیں اور کینڈیڈیٹس 3 ہیں, A, B اینڈ C. مان لیجئے A نے 25 ووٹس حاصل کیے, B نے 40 ووٹس حاصل کیے, C نے 35 ووٹس حاصل کیے, تو سیدھی سی بات ہے B کامیاب قرار دیا جائے گا کیونکہ اس کو زیادہ ووٹ حاصل ہے, اس کو اکثریت حاصل ہے. لیکن میجارٹی تو اس کو حاصل ہے نہیں, کیونکہ اگر A اور C کے ووٹس کو ملایا جائے تو وہ 60 ووٹس بنتے ہیں, لیکن B نے صرف 40 ووٹس لے کر کامیابی حاصل کر لی ہے. وہ یہ اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے جس کو سب سے زیادہ ووٹس حاصل ہوتے ہیں وہ کامیاب قرار دیا جاتا ہے. اس FPTP کے روح سے سارا جو ملک ہوتا ہے وہ ایکولی کانسٹیٹوئنسیز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. غالباً ان کی پاپولیشن یکساں ہوتی ہے اور ووٹرز کیا کرتے ہیں, وہ چوز کر لیتے ہیں. سنگل کینڈیڈیٹ ان کو چوز کرنا ہوتا ہے, اسی کے نشان پہ وہ مہر لگا کر اسے چن لیتے ہیں اور اس کو اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا کر پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں بھیجتے ہیں. اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ جو یہ FPTP سسٹم ہے اس کے میرٹس کیا ہیں. سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے ایزی ٹو آپریٹ, بہت آسان ہے. چونکہ اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ تو الٹریٹ ہیں, تو یہ سسٹم ان کو آسانی سے سمجھ آتا ہے. اور اس سسٹم کے روح سے جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں اور جو کانسٹیٹوئنسیز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک لنک ہوتی ہے. وہ ریپرزنٹیٹیوز الیکشن جیتنے کے بعد بھی اپنی کانسٹیٹیوشنز کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں تھرو دیئر ورکرز, اور جو کام کاج کرنا ان کو ہوتا ہے اس لحاظ سے بھی وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز کی جانب پہ نظر گزر رکھتے ہیں. ایک لنک سی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے روح سے جو گورنمنٹ بن جاتی ہے اس کو ایک کلیئر مینڈیٹ حاصل ہوتا ہے آن دا بیسس آف پلورلٹی. اس کو پلورلٹی آف سپورٹ امنگ دا الیکٹورز حاصل ہوتا ہے, اکثریت اس کو حاصل ہوتی ہے. اور جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کا انتظام چلانا بہت آسان ہوتا ہے. اور جب الیکشن ہوتے ہیں تو اب رزلٹ ڈکلیئر کرنا بھی آسان ہوتا ہے. الیکشن ختم کرنے کے بعد ہی پھر ووٹرز کی گنتی ہوتی ہے اور رزلٹس ڈکلیئر کیے جاتے ہیں, اور ووٹرز کو بالکل اپنا جو ویو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ایکسپریس کرنے میں آسانی ہوتی ہے. وہ کس پارٹی کو ووٹ ڈالیں, کس امیدوار کو وہ ووٹ ڈالیں, آسانی ہوتی ہے ان کے لیے کہ اس فرد یا اس پارٹی کا انتخاب وہ کریں. اور اس FPTP کے روح سے کولیشنز گورنمنٹ بنتی ہے آسانی سے جب کوئی ایک پارٹی میجارٹی حاصل کرنے میں
नाकाम होती है। और इसका एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसके ज़रिए से नेशनल इंटीग्रिटी या नेशनल इंटीग्रेशन मुमकिन है, क्योंकि सारे आबादी को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने होते हैं, जिससे एक यकजहती सी बन जाती है, एक यकजहती पैदा हो जाती है और स्टेबल गवर्नमेंट भी बनती है। ये गवर्नमेंट को कामयाब बना देती है इन लेजिस्लेचर। और इसमें ये एक बड़ा फायदा भी है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। हर एक शख्स को एक वोट हासिल होता है, वन पर्सन वन वोट, दैट्स इक्वालिटी। और इन एडवांटेजेस के बाद हम अब देखना चाहेंगे व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बहुत सारे वोटर्स जाया होते हैं, खुसूसन वो वोट्स जो उन कैंडिडेट्स के हक में डाले जाते हैं जो इलेक्शन हारते हैं। दिस सिस्टम अंडरमाइन्स लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम कहते हैं लंपी सपोर्ट, क्योंकि जो हुकूमत बनती है, जो कैंडिडेट मुंतखब होता है, उसको माइनॉरिटी का सपोर्ट हासिल होता है अक्सर व बेशतर, जिसको हम एक मिसाल के जरिए से यहां समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेगमेंट में कोई 100 वोटर्स हैं और कैंडिडेट ABCD, 4 कैंडिडेट्स, 4 कैंडिडेट्स आर इन फ्रे। 100 वोट्स पोल हुए हैं, तो एक कैंडिडेट ने 21 वोट हासिल किए फॉर एग्जाम्पल, बी कैंडिडेट ने 25 वोट हासिल किए, सी ने 30 वोट हासिल किए, मान लीजिए डी ने 24 वोट हासिल किए। तो सीधी सी बात है कि सी को कामयाब करार दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ सपोर्ट, क्योंकि उसको अक्सरियत हासिल है, उसने 30 वोट्स हासिल किए हैं। बाकी जो है उनको इनफरादी तौर पर कम वोट्स हासिल हैं एज कंपेयर टू सी। लेकिन अगर हम इसको काउंट करेंगे, हारे हुए कैंडिडेट्स A, B और D ने बिल तरतीब 21, 25 और 24 वोट हासिल किए, उनकी तादाद 70 आती है। 70 वोट्स उसके मुखालिफ हैं, 30 वोट्स लेकर वो कामयाब करार दिया गया, 30 वोट्स हासिल करके उसने कामयाबी हासिल की। इट्स पैराडॉक्स ऑफ दिस सिंपल मेजॉरिटी। और एक बात यह है कि सोशल ग्रुप जो होते हैं, माइनॉरिटी जो होते हैं, दे मे गो अंडर रिप्रेजेंटेड, क्योंकि सोसाइटी में अक्सर बेशतर मेजॉरिटीज और माइनॉरिटीज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट की बुनियाद पे भी होती हैं, नस्ल की बुनियाद पे भी होते हैं, या रंग के बुनियाद पे होते हैं। तो सीधी सी बात है, मेजॉरिटी का जो कैंडिडेट होगा इलेक्शन अक्सर व बेशतर वही जीतते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं माइनॉरिटीज के, उनको रिप्रेजेंटेशन वहां पे हासिल नहीं हो पाती है। दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम। दैट्स रूल ऑफ मेजॉरिटी इज पॉसिबल बाय फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। और एक चीज है, दैट इज टैक्टिकल वोटिंग। इससे उसको एनकरेजमेंट मिलती है। वोटर्स अक्सर बेशतर उस कैंडिडेट के खिलाफ वोट डालते हैं जिसको वो नापसंद करते हैं, चाहे उसमें कितनी भी सलाहियत क्यों न हो। ये टैक्टिकल वोटिंग होती है। इसके जरिए से जो चॉइस होती है आमतौर पे वोटर्स की, उसमें भी कमी आती है, क्योंकि जो पार्टीज होते हैं वो एक ही जबान में तो नहीं बोलते। और इस मल्टी पार्टी सिस्टम अगर होगा, राइट होगा, तो थर्ड पार्टी जो होगी अक्सर बेशतर उसको ज्यादा फायदा हासिल नहीं हो पाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो इंफॉर्मेशन शेयर की है related to our topic representational democracy and what are the different methods of election, first past the post। इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जरूर इसको वॉच करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।